हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम जो है पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट 3 की जो पेपर सेकंड था, पेपर सेकंड उसकी यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे। और जो ये यूनिट थी इसमें हमने क्या किया था, कुछ तो स्टार्ट कर लिया था और किसी कारणवश जो है वीडियो बीच में पॉज हो गया। आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ रहे थे। कंपोनेंट्स का मतलब आपको हम समझा चुके हैं कि घटक होते हैं, और इकोसिस्टम का मतलब आप जान चुके हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र को इकोसिस्टम कहते हैं। तो इसके जो घटक की बात हम कर रहे थे, तो 2 तरह के घटकों की हमने बात की थी। एक जो घटक होता है वो होता है बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा होता है एबायोटिक कंपोनेंट। जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं इनको हिंदी में हम क्या कहते हैं? जैविक घटक कहते हैं। और जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं उसे हम अजैविक घटक कहते हैं। तो हमने 2 तरह के घटक हमने पढ़े थे। अब हम इनको देखते हैं कि भाई बायोटिक घटक में हम किसका अध्ययन करते हैं और एबायोटिक में हम किसका अध्ययन करते हैं। तो बायोटिक का मतलब तो जैविक हो गया, और जैविक जो है सारे सभी जीव आ गए इसमें। तो अगर हम इसको क्लासीफाई करें कि इसमें किस किस का अध्ययन हम करते हैं, तो इसमें आप एक तो प्रोड्यूसर का करते हैं, प्रोड्यूसर्स, इसका मतलब आप जानते हैं उत्पादक। और जो उत्पादक होते हैं इनको ऑटोट्रोपस भी कहते हैं। दूसरा अगर हम इसमें देखें तो वो कौन है? कंज्यूमर। और जो कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें आप उपभोक्ता कहते हैं, अर्थात उपभोग करने वाले। और अगर हम इसमें थर्ड वाला देखें, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, और अगर हम तीसरे की बात करें तो उसे हम कहते हैं डिकम्पोजर। क्या कहते हैं भाई? डिकम्पोजर्स। और हिंदी में इनको कहेंगे अवघटक। तो इसमें आप ये समझिए कि उत्पादक तो सारे के सारे कौन हो गए? ऑटोट्रोपस हो गए। और इनमें जनरली हम किसकी स्टडी करते हैं? प्लांट्स की करते हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते लेकिन अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं किस पर? प्लांट्स के ऊपर। तो प्लांट्स के ऊपर जो डिपेंड रहने वाले सभी तरह के प्राणी हैं वो कौन है? एनिमल्स हैं। और एक आपने यहाँ अपघटक या विघटक डिकम्पोजर्स की बात की, तो इसमें सारे क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो सब इसमें आते हैं, जो कि मृत जो ऊपर के दोनों हैं कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स, इनके मरने के बाद में इनकी डेथ होने के बाद में डिके का काम करते हैं और वापस से साइकिल को कंटिन्यू रखते हैं। तो वो सब किस में आते हैं? डिकम्पोजर में आते हैं। तो ये मेजर अकाउंट हुआ इसका। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में और चर्चा कर लेता हूँ साथ के साथ कि प्रोड्यूसर्स जो हैं, उत्पादक हैं, इनको स्वपोषी भी कहते हैं। और ये किसी न किसी रूप में पर्णहरित जो है
पौधे की पत्तियों में जो पर्णहरित होता है वो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन का निर्माण करने का काम करते हैं और वही भोजन सभी प्राणियों के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम में आता है। उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता वो होता है जो खुद का भोजन खुद नहीं बना पाता, लेकिन अपने भोजन प्राप्ति के लिए वो उत्पादकों पर या स्वपोषियों पर निर्भर रहता है और इसमें वो डिपेंड करता है कि उत्पादक जो है उससे डायरेक्ट जो एनिमल्स जुड़े होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएंगे और उसको खाने वाले सेकेंडरी, और जो उसके बाद में है टर्सरी कंज्यूमर वगैरह होंगे, वो हम फूड वेब और फूड चेन में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि विघटक वास्तव में परितंत्र को सुचारू रूप से संचालन के लिए जो डिकम्पोजर्स है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उत्पादक और उपभोक्ता दोनों जो है बैक्टीरिया और कवक के द्वारा विघटित किए जाते हैं। जब प्राकृतिक या किसी अन्य कारण से उत्पादक और उपभोक्ताओं की मृत्यु होती है तो यही विघटक क्या करते हैं, यही विघटक इस मृत जीव शरीर को विघटित करके उसके मूल पदार्थों को पुनः अजैविक वातावरण में मिला देते हैं और इस तरह से क्या है कि पूरा चक्र चलता रहता है। तो ये एक जानकारी हुई किसके बारे में है, बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। अब हम क्या करते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं उनको आपने कहा है अजैविक घटक। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स इनको आपने अजैविक घटक कहा है। और अजैविक घटकों का अगर हम वर्गीकरण करें तो देखिए हम इसमें एक तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को काम में लेते हैं। इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनकी बात करते हैं, सब्सटेंसेस। दूसरी अगर हम बात करें इसमें तो वो हम उसके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करेंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और अगर हम थर्ड वाली बात करें तो किसकी बात करेंगे, उसके फिजिकल क्लाइमेट की बात करेंगे, फिजिकल क्लाइमेट। तो मुख्य रूप से एबायोटिक में हम 3 चीज़ों की बात करने वाले हैं, अकार्बनिक पदार्थों की, कार्बनिक पदार्थों की, और एक जो फिजिकल क्लाइमेट है जिसको कि आप कहते हैं भौतिक वातावरण, उसकी बात करने वाले हैं। इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेज है इसके अंतर्गत हम किस किस को यानी जीवन के लिए परम आवश्यक कुछ तत्व होते हैं। किसी भी लाइफ को चलाने के लिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है। ये बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं और ये वातावरण में विद्यमान रहते हैं। और वातावरण में जितने चक्र चलते हैं उसके थ्रू ये क्या है कि खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में या इकोसिस्टम में सर्कुलेट होते रहते हैं। अजैविक और जैविक घटकों के बीच निरंतर वस्तु चक्र के संचालन के कारण इनका आदान प्रदान होता रहता है। तो अकार्बनिक पदार्थ जो है वातावरण में सदैव गतिशील होते हैं, लेकिन इनके बगैर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से नए एलिमेंट्स नहीं बन सकते, नए यौगिक नहीं बन सकते। और हम ये भी कह सकते हैं कि पारितंत्र के घटकों के लिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बहुत अति आवश्यक है। और अगर हम बात करें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, कार्बनिक पदार्थों की, तो कार्बनिक पदार्थों में आप जो है अलग अलग श्रेणियां बांट सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं हम। इसके अलावा और किसकी बात करते हैं, प्रोटीन्स की बात करते हैं। इसके अलावा आप फैट्स की बात करते हैं। इसके अलावा आप ह्यूमस पदार्थों की बात करते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ जो कि वातावरण में अकार्बनिक पदार्थों की भांति मुक्त रूप से मिल सकते हैं, तो कार्बनिक पदार्थों को रखा जाता है और ये केवल जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसी के अंदर एटीपी भी हम लिख सकते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी। तो ये सब कहाँ मिलेंगे, ये प्रकृति में पारितंत्र में मिलेंगे। और अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों के बीच में एक कॉम्बिनेशन बना रहता है
ऐसे ही क्लोरोफिल है और डीएनए है, ऐसे कार्बनिक पदार्थ है जो कोशिकाओं के अंदर और बाहर दोनों रूप में विद्यमान होते हैं और ये अजैविक पदार्थों को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में काम में आते हैं। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है, इसके अंदर आप क्या है कि डीएनए और आरएनए जो मास्टर मॉलिक्यूल है डीएनए, उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। प्लांट्स के अंदर देखें तो क्लोरोफिल जो होता है वो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में ही आता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। तो इन दोनों की जोड़ी लगातार क्या है कि सर्कुलेट होती रहती है। अब तीसरा हमारे पास बचा है फिज़िकल जो क्लाइमेट है वो वाला। और फिज़िकल क्लाइमेट में ये समझिए कि हमारे चारों ओर के वो सभी भौतिक कारक जो किसी न किसी रूप में समस्त जैविक क्रियाओं को प्रभावित करने का काम करते हैं, वो फिज़िकल क्लाइमेट में स्टडी किए जाते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले टेम्परेचर लिख रहा हूँ, और टेम्परेचर को आप ताप कहते हैं। तो वातावरण में जो ताप होता है वो पारितंत्र को या पारितंत्र में रहने वाले जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं। ऐसे ही जो है लाइट, जो प्रकाश की तीव्रता है, प्रकाश की उपस्थिति है, वो भी बायोटिक कंपोनेंट्स को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी का मतलब ऊर्जा होती है, और ऊर्जा की बात करें तो किसी भी पारितंत्र को चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जिसका प्राइमरी और अल्टीमेट सोर्स तो सनलाइट होती है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो ह्यूमिडिटी की बात करते हैं हम। ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, वातावरण में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? ह्यूमिडिटी कहलाती है। तो ये सभी जैविक और अजैविक घटक मिलकर के इन जो पारितंत्र के घटक हैं इनको कंटिन्यू रखते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को हम सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में भी क्या है मेज़र करते हैं। ऐसे ही सॉइल होती है, सॉइल का मतलब मृदा हो गई। मृदा का जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पारितंत्र में होने वाला है। इसके अलावा वाटर होता है, वाटर की एब्सेंस में आप बायोटिक घटकों की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे ही एक होता है प्रेशर, जो प्रेशर का मतलब होता है किसी चीज़ का दबाव। तो ये जो प्रेशर है इसकी वजह से भी हम बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं उनको एबायोटिक फैक्टर के साथ में जोड़ करके देख सकते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि एक निश्चित ताप की सीमा में रहते हैं। कुछ अधिक ताप की जो है अधिक ताप को सहन करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें यूरीथर्मल कहते हैं। और कुछ जो है कम ताप पे जीवित रहते हैं, स्टेनोथर्मल कहलाते हैं। तो आप तापक्रम की विभिन्न रेंज के आधार पर ऑप्टिमम जो तापक्रम है उसकी सीमा का निर्धारण कर सकते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि अधिक और लो दोनों तरह के तापमान में जीवित रह पाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि तापमान जो है उपापचय पे प्रभावित करेगा। जो असमतापी जंतु है, जो समतापी जंतु है, सबके लिए एक तापमान के निश्चित प्रयास की ज़रूरत पड़ती है। और ये लैंगिक परिपक्वता को, सेक्स के रेशियो को, जंतुओं के व्यवहार को, उनके डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण को ये प्रभावित करता है। तो ताप का बहुत बड़ा रोल जो है पारितंत्र के अंदर होता है। अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश का अल्टीमेट जो सोर्स है वो तो क्या है, वो आपका सन है। और उससे निकलने वाली जो किरणें हैं जैसे कॉस्मिक रेज है, गामा और एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट है, हीट वेव्स है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं आदि पृथ्वी पर सूर्य से निरंतर आती रहती है। और इनका प्रभाव उपापचय पे पड़ता है। एंजाइम्स की क्रियाविधियों को प्रकाश एक निश्चित प्रयास में एंजाइम्स जो हैं बॉडी के अंदर काम करते हैं और किसी भी अभिक्रिया की दर को इम्प्रूव करते हैं। प्रकाश का जंतुओं के रंग और शरीर रचनाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं कुछ जो जंतु हैं तीव्र प्रकाश और कम प्रकाश की उपस्थिति में जो है मेलेनिन वर्णक के नई फॉर्मेशन होने की वजह से लाइट कलर या डार्क कलर के हमें नज़र आते हैं। प्रकाश जो है पौधों की वृद्धि और उनके विकास पर, साथ में कुछ सालमन मछली के लार्वा वगैरह तीव्र प्रकाश में तेज़ी से वृद्धि करते हैं जबकि अन्य नहीं करते।
प्रकाश का परिवर्तन पे भी प्रभाव होता है। कई बार परिवर्तन बहुत तेज़ गति से होता है तो कई बार ये धीमा हो जाता है। सालमन के डिंबकों को अपने सामान्य परिवर्तन के लिए पर्याप्त प्रकाश के अभाव में उनका परिवर्तन असामान्य हो जाता है। और प्रकाश का जो चालन गति पर प्रभाव है वो भी जंतु की चलने फिरने की क्रिया पर प्रकाश के प्रभाव को प्रकाश गतिकर्म के रूप में हम देखते हैं। दृष्टि पर प्रभाव होता है, दीप्तकारिता पर प्रभाव होता है। तो प्रकाश बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक हो गया। अगर वाटर की बात करें तो आप जानते हो जलीय जीवन है और किसी भी लाइफ के लिए, जीवन के लिए, जीव के लिए वाणी का होना नितांत आवश्यक है। और जो पानी है वो उसी के आधार पर स्थान विशेष के जो जीव हैं उनमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे कि मरुस्थल में 10 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, जबकि सवाना और घास स्थल है वहाँ 30 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। उष्णकटिबंधीय नम भूमि और जो अलग अलग स्थान हैं वहाँ पर कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके कि यूरी हेलाइन यूरी हाइड्रिक जिनको कहेंगे, अर्थात ऐसे प्राणी जिनको कि जल की अधिक सहनशीलता की ज़रूरत होती है। तो ये प्रभावित करती है जो जल है वो एक यूनिवर्सल विलायक है। और ये जो यूनिवर्सल विलायक है इसकी जो पीएच है और अगर हम कहें कि इसकी जो प्रकृति है वो भी जीवों का इसके संपर्क में विकास को प्रभावित जरूर करता है। अगर बात करें हम आर्द्रता की, तो आर्द्रता में क्या होता है, मैंने पहले बताया हमारे चारों ओर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा जो होती है वो आर्द्रता कहलाती है। और इसमें एक एब्सोल्यूट होती है, एक रिलेटिव होती है। एब्सोल्यूट तो प्रति इकाई में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा होती है किसी स्थान विशेष पे। और अगर हम सापेक्ष आर्द्रता की बात करें तो समान ताप और दाब पर जो संतृप्त बिंदु की तुलना में वायु में जलवाष्प की वास्तविक प्रतिशत मात्रा होती है उसको सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। एम्फीबियंस एंड मच्छर्स यानी जो उभयजीवी प्राणी होते हैं, मच्छर होते हैं, भूमिगत अकशेरुक प्राणी हैं, वो आर्द्रता की उपस्थिति और अनुपस्थिति से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और कई बार तो हम, जैसे कि एक एग्जाम्पल है लेपिस्मा नामक कीट जिसे कि अंग्रेजी में हम सिल्वर फिश भी कहते हैं, 80% 90% तक अपेक्षित आर्द्रता अनुकूलतम परिस्थिति दर्शाता है और उसमें उसकी वृद्धि होती है। अगर बात करें हम सोइल की, तो सोइल तो आप जानते हो कि प्लांटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जलवायु और तेज ताप आदि की भांति मृदा भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। संपूर्ण पृथ्वी की ऊपरी जो सतह है वो उतली परतों के मृदा यानी चट्टानों की घिसने से बनी हुई जो परत है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं मृदा या मिट्टी, जिसका निर्माण मिट्टी से ठीक नीचे वाली चट्टानों के विघटन और कार्बनिक पदार्थों और सूक्ष्म जीवधारियों की निरंतर अनुक्रिया से होता है। और मिट्टी का निर्माण होने में बहुत लंबा समय लगता है। और मिट्टी में रहने वाले जो जीव है, केचुआ है, कनकजूरा और बिलू में रहने वाले कुछ जीव हैं, वो सब क्या करते हैं, वो प्राणी मिट्टी को उलट पुलट करके मिट्टी में वायु प्रविष्ट कराते हैं और मृत पौधे और पत्तियों एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों को मिट्टी में मिला करके मिश्रण तैयार करने में भी सहायक होते हैं। अगर हम बात करें सॉइल प्रोफाइल की, तो सॉइल प्रोफाइल को हम अलग से वीडियो में देखेंगे। और वह जो मृदा है उसमें जो मृदा जल है वह भी सीधे तौर से इस बात के लिए जिम्मेदार होता है कि पारितंत्र के जैविक घटकों को प्रभावित करता है। और हमारे चारों ओर वायु मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई के साथ हम जाते हैं तो वैसे वैसे वायु का प्रेशर कम होता जाता है और जल में बढ़ती हुई गहराई के साथ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है इंक्रीज होता जाता है। गहराई के साथ क्या होता है, गहराई के साथ तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, जबकि अगर हम ऊपर की ओर जाएं, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएं तो ये वायुदाब घटता जाता है। और इसका प्रभाव क्या है कि पौधे और पौधे की वृद्धियों, पक्षियों या अकशेरुकियों और निम्न श्रेणी के जंतुओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भृंग और केंचुए ऊंचाई पर मिलते हैं। पौधे और असमतापी प्राणियों का प्रभुत्व पर वितरण कम दाब से नहीं बल्कि प्रतिकूल कारकों की वजह से होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वह भी अजैविक घटक के रूप में
वायुमंडल में उपस्थित जो जीव हैं, जीवधारी हैं, उनके अंतर संबंधों को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रभावित करते हैं। इसके अलावा भी क्या है कि एक टॉपिक और है छोटा सा, उसमें हम देखते हैं कि साहब ये तो हमने देखे फिजिकल फैक्टर्स, इसके अलावा क्या है कि केमिकल फैक्टर्स भी होते हैं, और केमिकल जो फैक्टर्स होते हैं वो भी फिजिकल वातावरण में ही हम स्टडी करते हैं, केमिकल फैक्टर्स या फिर केमिकल कंपोनेंट्स। इसमें क्या है कि वायुमंडल में जो गैसें होती हैं वो सारी गैसें भी क्या है कि इन जीवों को प्रभावित करती है, जिनमें आप नाइट्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, CO2 हो सकती है, अन्य गैसें हो सकती हैं, जो अदर गैसेज होती हैं, अदर्स गैस। और ये भी हम जानते हैं कि जो ये नाइट्रोजन है 78 to 79% होती है, ये 20 to 21 के अप्रॉक्सीमेट होती है, और ये वाली जो गैस है वो कितनी होती है 0.03 होती है, 0.03% होती है ये वाली, और ये लगभग 21% हम कह सकते हैं, और ये लगभग जो है 78 to 79% के इर्द गिर्द होती हैं। तो ये जो उपस्थित गैसें हैं वो जीवधारियों की, ये तो आप जानते हैं कि प्राणवायु के रूप में हम इसको पढ़ते हैं, और अगर ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए तो प्लांट्स और एनिमल्स श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन की अनुपलब्धता में अपने भोजन का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे और उससे एनर्जी रिलीज नहीं होगी, और ऐसी कंडीशन में जीवधारियों के जीवन पर संकट आन पड़ेगा और अंततः उनकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसे ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर जैविक घटक प्लांट्स की कमी हो जाए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाए तो ऐसा होने से आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल ग्लोबल वार्मिंग का जो मेजर कारण है वो यही CO2 की बढ़ती ही मात्रा है, बड़ी चिंताजनक है। इससे कि वातावरण में जो जैविक और अजैविक घटकों का अंतर संबंध है वो बिगड़ रहा है। तो हम ये कहें कि CO2 की जो उपस्थिति है वह भी पारितंत्र के घटकों को प्रभावित करती है, तो इसका एक निश्चित रेंज में रहना अति आवश्यक है। अन्यथा क्या है कि हमारे ध्रुव की बर्फ पिघलने लगती है और आसपास के जीव जंतुओं के जीवन पर फिर से विपत्ति आ जाती है। तो ये कुछ मेजर कंपोनेंट्स के बारे में हमने चर्चा की। अब हम आगे जो है इकोसिस्टम में चलने वाले इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन हैं और इंटर स्पेसिफिक रिलेशन हैं उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए और अपनी स्टडी को कैरी ऑन रखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।